नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्जुन पासवान। आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ F4 विद्यालय संस्कृति परिवर्तन एवं शिक्षक विकास विषय पत्र को लेकर। इसमें प्रथम यूनिट है विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय संस्कृति। तो इसके तहत हमने विद्यालय के घटक पर हमने चर्चा कर दी है। दूसरे वीडियो में आप उसको देख सकते हैं जाकर। आज हम चर्चा करने वाले हैं विभिन्न दस्तावेज, चेतना सत्र, अनुशासन, आपदा प्रबंधन, बाल संसद और मीना मंच। इन सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए अब हम मुख्य विषय की ओर चलते हैं और विस्तृत रूप में जो है दस्तावेज और पंजी को हम समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि डीएलएड के प्रथम वर्ष का ये विषय पत्र है और इसमें यूनिट 1 जो F4 है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास। तो चलिए अब हम चलते हैं, विभिन्न दस्तावेजों को समझते हैं, चेतना सत्र को समझते हैं और जितना हम कर पाए उनको देखते हैं। अर्जुन सर, आप अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप भी अपना कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि आपका कैमरा ऑन नहीं है। जी सर, नमस्कार। हमारी आवाज आप तक जा रही है? जी नमस्कार मैम। ओके, नमस्ते। सुप्रभात। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब सत्र शुरू करें मैम? बिल्कुल सर, हम सत्र शुरू कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा और एक बार वार्निंग दे देते हैं या कह देते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं सारे पार्टिसिपेंट से, सभी संस्थान जो जुड़े हुए हैं कैमरा ऑन रखेंगे और कैमरा ऑन रखकर ही हम क्लास करते हैं। और जब सर आपसे बात करेंगे तो जब भी आपको आवाज नहीं आए या वीडियो नहीं आए तो आप आराम से चैट बॉक्स से या माइक अनम्यूट करके हमें बताएंगे। पीटीसी बंगरा, आपका कैमरा अभी भी ऑन है। पीटीसी महेंद्रू और रहमत खान के नाम से जो भी ज्वाइन किए हैं, इंडिविजुअल हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं या संस्थान की तरफ से ज्वाइन किए हैं, आप भी अपना कैमरा ऑन रखेंगे। सभी लोग कैमरा ऑन करके ही क्लास करेंगे। आज की क्लास F4 विद्यालय संस्कृति परिवर्तन के लिए अर्जुन से टाइप शाहपुर बेगूसराय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, हम क्लास शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज जा रही है स्टूडेंट? यस यस, वेरी गुड, थैंक यू। तो हमने विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास विषय पर एक क्लास पहले लिया है, विद्यालय कार्य, संस्कृति और विद्यालय के घटक के बारे। आज हम कुछ बिंदु पर चर्चा करके मुख्य जो बिंदु है उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। एक शब्द आता है तो हम लोग आज कुछ शब्द पर पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद मुख्य रूप से विद्यालय दस्तावेज, पंजी, चेतना सत्र, यूं कह लीजिए मीना मंच, बाल संसद, बहुत सारा टॉपिक है। एक क्लास और मैडम से हम अनुरोध करेंगे कि इस पेपर में चाहिए होगा। तो आज देखते हैं कितना हम कर पाते हैं समय रहते। तो एक शब्द आता है अनुशासन। कि अनुशासन विद्यार्थी को, शिक्षक को, हर किसी को अपने दायरे में अनुशासन को समझना होगा कि हम जब अनुशासित होंगे, हम जब पात्र होंगे तो हम अपने लक्ष्य में सफल हो पाएंगे या कहें कि जल्दी सफल हो पाएंगे। तो अनुशासित जब लोग होते हैं, छात्र होते हैं या फिर शिक्षक भी होते हैं, तो फिर अनुशासन के बल पर उनमें पात्रता आती है। और जब हम में पात्रता आ जाएगी तो हम जो है किसी भी लक्ष्य को जल्दी से, शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। तो अनुशासन एक तरीका है, एक तहजीब है, एक मैनर है, एक हम कह सकते हैं इटिकेट है, सलीका है, जो हमें ये मालूम होना चाहिए कि बड़ों के साथ
हमें कैसे पेश आना चाहिए, छोटे के साथ कैसे आना चाहिए, और हमें अपने जीवन में अनुशासित होना है। बहुत सारे लोग अपने जीवन को इस तरह से अनुशासित कर लेते हैं कि फिर उनसे कोई गलती नहीं हो पाती है, और गलती होती भी है तो उन्हें रियलाइज हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पग पग पर गलतियां करते रहते हैं और हमें रियलाइजेशन भी नहीं होता है। तो जब भी हमें रियलाइज हो जाए तो हम रेक्टिफाई करें, सुधार करें, और हमारा जीवन ही अनुशासित हो जाए कि कहाँ किस किरदार में हमें किस तरह से पेश आना चाहिए। ये हमें जब मालूम हो जाएगा, हम अनुशासित हो जाएंगे, तो हम चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। कई बच्चे पढ़ने में तो तेज रहते हैं लेकिन अनुशासन नहीं रहता उनमें। तो अनुशासन नहीं रहता तो वो शिक्षकों के नज़र में, शिक्षक के दिल में स्थान नहीं बना पाते, जिसके कारण शिक्षक जितना उनको दे सकते थे उतना नहीं दे पाते। आप देखेंगे कि हर इंडिविजुअल के परिवार में विद्वान लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उनका बच्चा खुद अनुशासित नहीं होता, पात्र नहीं होता, तो अपने विद्वान रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन से वो उतना नहीं ले पाते जितना दूसरे लोग उनसे ग्रहण करते हैं। तो इसलिए अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अनुशासन आपके भाषा में भी होनी चाहिए कि लफ्ज़ों के भी जायके होते हैं, परोसने से पहले चख लिया जाना चाहिए। अनुशासन बड़े छोटे में भी होना चाहिए कि छोटे के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कि मेरी वफा का उसने कितना ऊंचा मोल दिया, अपनी बातों के तेजाब में मेरे मन का अमृत घोल दिया। कि कई बार हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं, डांटते हैं कि अगला आदमी बहुत दिनों के लिए शांत हो जाता है। तो हम कहाँ हैं? हम एक कॉमन मैन के रूप में भी हमें अनुशासन होना चाहिए कि अगर हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, जो बुजुर्ग हमारे सामने, जो दिव्यांग जरूरतमंद महिलाएं अगर हमारे बगल में है तो हम उन्हें सीट दें, हम उन्हें मदद कर दें। किसी को सड़क पार करनी है, हमारा अनुशासन ये भी करता है, कहता है कि अगर वो असक्षम है तो हम उन्हें ध्यान दें। अगर आप ही के मित्रों के बीच कोई इस तरह की घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट कर गया, कोई बीमार पड़ गया, तो अनुशासन ये भी कहता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो बड़े के बीच, छोटे के बीच, पेरेंट्स के लिए कई बार हम अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, उनसे भी हम मतलब कुछ इस तरह से बदतमीजी से पेश आ जाते हैं। तो हमें अनुशासित रहना होगा। और आप जानते हैं साधु संत, और खास करके जो दिगंबर साधु होते हैं, जो नग्न अवस्था में रहते हैं, वो कितने अनुशासित होते हैं कि मतलब हाथ में वो एक इस तरह का लेके चलते हैं मयूर के पंख, कि अगर कोई कीड़े मकोड़े रास्ते में आए तो उनको भी वो हटाते हैं। तो हमें अनुशासित रहना है, दूसरे का ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। अनुशासन में आपका गणवेश भी आता है, आपका ड्रेस भी आता है, आपकी पंक्चुअलिटी भी आती है कि आप समय से क्लास ज्वाइन करते हैं, होमवर्क बनाते हैं, शिक्षकों की बात मानते हैं, अवहेलना नहीं करते हैं। तो इस तरह से अनुशासन जो है वो समय प्रबंधन भी बताता है, सिखाता है। और अनुशासन जो है आपको एक सभ्य नागरिक, सम्यक इंसान, प्रबुद्ध नागरिक जो है आपको एक कुशल सिटीजन बनाने का काम करता है। तो इसलिए हमें अनुशासित होना चाहिए। अनुशासित जब होंगे तो हम में पात्रता आएगी, और जब हम में पात्रता आएगी तो हम कुछ भी करेंगे। इसमें जिज्ञासा का भी होना जरूरी है, क्या हमें करना चाहिए ये भी जरूरी है, कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए ये भी अनुशासन है, हमारे अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अनुशासन में हमें रहना चाहिए। हमारा वस्त्र, हमारा गणवेश हम अच्छे से साफ सुथरा पहने, स्वच्छता हमारी नियति में हो, अनुशासन में हो, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, ये सब अनुशासन है। बोली भाषा
है ना। आप जहां भी जाते हैं अनुशासन आपके साथ जाता है। तो अनुशासित आप अगर होते हैं, उनसे लोगों को प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है, आप में पात्रता आती है। तो अनुशासन बहुत ही जरूरी है हर किसी के लिए, और छात्र के लिए तो ज्यादा ही। इसके बाद आता है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन का मतलब है कि जिन्होंने समय का बजट बनाना सीख लिया, उन्होंने जीने की कला सीख ली। आपको परीक्षा में प्रश्न छूट जाता है, समय प्रबंधन आपका गड़बड़ है। आप परीक्षा से पहले पूरी कोर्स पूरा नहीं कर पाते, आप पूरे सिलेबस को पढ़ नहीं पाते, हमारा समय प्रबंधन ये है। आपको बोलने के लिए दिया जाता है, कई बार आप माइक पर बोलने आते हैं और आपको समय 3 मिनट दिया जाता है और आपको ख्याल नहीं रहता, आप बहुत देर तक बोलते रह जाते हैं और विवश होकर के उद्घोषक को टोकना पड़ता है, आपको रोकना पड़ता है, आपको स्लिप देनी पड़ती है। या फिर आप जब डिबेट में भाग लेते हैं तो आपको जो है घंटी बजा के रोकना पड़ता है। तो हमें समय प्रबंधन का ध्यान रखें, और समय जो है अगर हम प्रबंधन का ध्यान रखते हैं तो हमारे जीवन का भी समय निश्चित है। सरकारी आयु 60-65 साल होती है, और आप अगर संयमित रहेंगे, प्रबंधन से रहेंगे, आपका खान पान रहन सहन सब ठीक रहेगा, तो आप कुछ ज़्यादा भी क्रॉस कर सकते हैं। लोग 90 प्लस भी जीते हैं। तो हमारे जीवन का भी समय प्रबंधन है। इस जीवन में हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी हमें जिम्मेदारियां हैं। कहा जाता है कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जिता धनम, तृतीय नार्जिता पुण्यम, चतुर्थे नार्जिता किंकरम। तो हमारी आयु जो है वो बटी हुई है, ये समय प्रबंधन ही है। कि हिम्मत इतनी थी कि तैर कर समुद्र पार कर सकता था, मजबूर कुछ इस कदर हुए, 2 बूंद आंसुओं ने डुबो दिया। कहने का मतलब है कि हमारी ऊर्जा का स्तर जो है वो एक जैसा नहीं रहता है। हम कभी ऊर्जावान रहते हैं, कभी हमारी ऊर्जा में कमी आती है। उम्र के हिसाब से हमारा जो समय प्रबंधन है वो बदलते रहता है। हम कभी बहुत ही समय के अनुसार चलते हैं। एक समय रहता है जब हमें एहतियात पर चलना पड़ता है, एहतियात बरतते हैं, सावधानी बरतते हैं, प्रिकॉशन बरतते हैं। और देखेंगे कि जो युवा हैं उनका जो ऊर्जा का स्तर है, और जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो बुजुर्ग एहतियात और प्रिकॉशन पर चलते हैं, जबकि युवा जो है ऊर्जावान होते हैं, वो गाड़ी में लटक के भी जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो वो हमारे लिए वो फायदे कर नहीं है। और समय के अनुसार भी समय प्रबंधन बहुत जरूरी होता है, मौसम के अनुसार जरूरी होता है। जो युवा होते हैं, जो लड़के होते हैं, जो एडोलसेंस होते हैं, वो मतलब कम कपड़े में भी निकल पड़ते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं, जो बीमार आदमी हैं, उनको अपने अनुसार जो है कि किसमें वो अपना प्रोटेक्टेड फील करेंगे, तो प्रोटेक्टिव वे में हमें पहनावा और हवा का ख्याल रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि समय प्रबंधन, इस समय का प्रबंध करना, मैनेज करना, समय के अनुसार बोलना, समय के अनुसार कार्य करना अगर हम सीख लिए तो हम जीने की कला सीख लेंगे। कई बार होता है कि बात होनी थी गरीबी रेखा पर और हम करने लगे रेखा की गरीबी पर, कि हम मतलब प्रबंधन नहीं रखते, अपने आप को नियंत्रित नहीं रखते और हमारा विषय भी बदल जाता है। तो समय प्रबंधन ही नहीं, हमारा विषय में भी प्रबंधन हो कि हमें जिस विषय में बोलना है, जिस विषय को पढ़ना है, जिस विषय पर व्याख्यान देना है, उसके लिए हम होमवर्क करें और प्रबंधन करें उसका, और समय से उनको पूरा करें। तो प्रबंधन आप में तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे पढ़ने का, जब आप परीक्षा में आप तब सब क्वेश्चन का पूरा उत्तर दे पाएंगे, जब आप घर पर सेट बनाएंगे, जब आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे, और धीरे धीरे आप देखिएगा कि आप 100 समय कर पाते हैं। और बेहतर प्रबंधन तो वो है कि 5 से 10 मिनट पहले आप सभी प्रश्न का उत्तर दे देते हैं और फिर रिवाइज भी कर लेते हैं कि कोई छूट तो नहीं गया। तो कहने का मतलब है कि समय सीमा का ख्याल रखना है, शब्द सीमा का ख्याल रखना है, मैटर का ख्याल रखना है, एक विद्यार्थी के लिए विषय वस्तु का ख्याल रखना है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। समय प्रबंधन
जो है हमें जीने की कला सिखाती है। तो इसके बाद आता है हमारा आपदा प्रबंधन। एक प्रश्न भी आया था आपदा प्रबंधन से पहले, एक प्रश्न भी आया था हमारा आपदा प्रबंधन से पहले। तो वो जो है आपदा प्रबंधन को एक उदाहरण से हम समझते हैं कि हमारा जो बिहार है वो आपदा के लिए, खास करके बाढ़ के लिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बाढ़ हर वर्ष आना ही होता है। कभी कभी तो बांध टूट जाने के कारण जिस क्षेत्र में बाढ़ नियमित रूप से नहीं आता वो क्षेत्र भी प्रभावित हो जाता है। और कुछ क्षेत्र होता है जो नदी का बेल्ट होता है, जो कोसी नदी जो बाराज से जो पानी निकलता है वो जो बेल्ट होता है उसमें हमेशा हर साल जो है वो जून जुलाई में, सावन भादो के महीने में पानी आता ही है। तो क्या करना चाहिए? तो जब ये आपदा है तो इससे पहले किसानों को, लोगों को, सरकार को, अधिकारियों को प्लान बनाना होता है और उसके तहत व्यक्तिगत भी प्लान होता है, सरकारी स्तर पर भी होता है, सामाजिक स्तर पर भी होता है, पदाधिकारी के स्तर भी होता है, कम्युनिटी स्तर पर भी होता है, एनजीओ के स्तर पर भी होता है कि हमें कैसे बचाव करना है। तो क्या होता है कि जो बाढ़ के बेल्ट होता है, जो क्षेत्र होता है बाढ़ का, उसमें अपने घर को ऊंचे स्तर पर बनाना होता है और बाढ़ से निपटने के लिए लोग नाव की व्यवस्था रखते हैं और 1 महीना 1.5 महीना तक पानी भरा रहता है। इसके लिए पूरे खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है, नमक की व्यवस्था करनी पड़ती है, जलाने के लिए तेल की व्यवस्था करनी पड़ती है, मोमबत्ती और माचिस है ना, जलावन की व्यवस्था रखनी पड़ती है, दवाई की व्यवस्था रखनी पड़ती है। तो इसके मतलब हम देखते हैं कि क्या हमारा फंडामेंटल नीड है, उसकी व्यवस्था हम पहले रखते हैं। ये तो हो गया व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन सरकार जो है अगर ऐसी स्थिति आती है तो पहले से ही हाई अलर्ट भी जारी करती है, अनाउंस किया जाता है कि बहुत पानी छोड़ा जा रहा है और लोग सुरक्षित क्षेत्रों में चले जाएं। तो लोग सुरक्षित क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां पर पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है और फिर लोगों के लिए सरकार के स्तर से बहुत सारे खाने पीने, कपड़े, है ना, बारिश का महीना है तो छाता, है ना, उसके बाद जो है बहुत सारा प्लास्टिक बांटा जाता है, कहने का मतलब है। और कई बार तो डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए कुछ जो है प्लास्टिक जो तैरने वाला जो टूल्स होता है उसको जो है सप्लाई किया जाता है कि तैरते हुए लोग उसको पकड़ के बच जाएं। तो एवं प्रकार से ऊंचे स्थानों पर जाकर के लोग सुरक्षित अपना रहते हैं। तो ये बाढ़ की जो हमने बाढ़ आने का जो एग्जाम्पल दिया, जो प्रिकॉशन दिया, एवं प्रकार से बाढ़ के अलावा सुखाड़ भी होता है, सूखा, भूकंप, अतिवृष्टि, बहुत अधिक बारिश हो जाती है, सर्पदंश, आग लगना, सुनामी, महामारी, कोरोना जैसे आप देख सकते हैं, अधिक तापमान का बढ़ना और घटना, ये सब जो है क्या है, ये एक आपदा है। और कई बार आपदा एक्सीडेंट के रूप में भी होता है, जैसे कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो इसके लिए विभाग अपने स्तर से क्या करते हैं, उसको क्या करना चाहिए, तुरंत कौन सी जो है सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए, तो इस तरह से रेस्क्यू करना चाहिए। तो कई तरह से आप ये देखते हैं मुख्यमंत्री सुरक्षा सप्ताह एक ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको सांप काटने, एक्सीडेंट होने, बाढ़ आने या और कोई दुर्घटना होने, इस तरह से आग लगने, इस सब से बचने के लिए बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं। लोगों को थोड़ा प्रिकॉशन का भी ज्ञान हो ताकि ऐसे विपदा से बचने के लिए हम मतलब जहाँ तक हम संभव हो सके, जहाँ तक हमें साहस हो, हम बचने और बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आप आपदा प्रबंधन को समझते हैं और स्कूली बच्चों को इसकी शिक्षा दी ही जानी चाहिए, क्योंकि स्कूल में जब बच्चे आपदा से, कई बार स्कूल बनाने से भी, कि स्कूल का जो बनावट होना चाहिए, अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो 2 सीढ़ी की व्यवस्था होनी चाहिए कि आग अगर एक तरफ लग गई तो दूसरे तरफ से लोग निकल पाएं, या फिर प्रथम तल्ला या दूसरे तल्ला में आग लग गई तो कैसे होगा।
तो एवं प्रकार से सड़क के किनारे भी मकान, स्कूल या जो पब्लिक कार्यालय है उसको होना चाहिए, ताकि कोई इस तरह की बात हो तो बचाया जा सके। इसके बाद आता है हमारा दस्तावेज की समझ। तो दस्तावेज को आज हम बृहद तौर पर समझेंगे। इसको समझने के लिए एक टैक्ट है कि आप दस्तावेज को कई मतलब जो है ना सब टॉपिक में बांट लीजिए। जैसे शुल्क अगर हम देते हैं, शुल्क या वित्त अगर हम रखते हैं तो शुल्क से संबंधित सब दस्तावेज हो जाएगा। जैसे नामांकन शुल्क, परीक्षा शुल्क, दंड शुल्क, छात्रावास शुल्क, तो इस सब से संबंधित नामांकन पंजी होता है, परीक्षा शुल्क पंजी होता है, इस तरह से पंजीकरण की भी पंजी होती है, छात्रावास शुल्क की पंजी होती है, दंड लगाया जाता है तो उसका ये पंजी होता है, वेतन पंजी होता है, वेतन विवरणी पंजी होता है, और छात्रवृत्ति पंजी होता है वित्त से संबंधित अगर हम रखें तो। सरकारी जो अनुदान पंजी होती है कि अनुदान जहाँ जहाँ से मिलता है। तो वित्त से संबंधित, शुल्क से संबंधित अगर आप एक टॉपिक लेंगे तो जितना भी इससे संबंधित आता है वो आय व्यय की पंजी है, रोकड़ पंजी है, इस तरह से आप पंजी को एक सब टॉपिक में अगर डिवाइड करेंगे तो कई सब टॉपिक मिला करके पूरी दस्तावेज को आप समझ सकते हैं। एक आता है प्रमाण पत्र पंजी। तो प्रमाण पत्र में आप कई प्रमाण पत्र को रख सकते हैं, जैसे अंक पत्र पंजी है, मूल प्रमाण पत्र पंजी है, प्रवचन पत्र प्रमाण पंजी है। उसके बाद टीसी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, सीएलसी या एसएलसी होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो इस एवं प्रकार से बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी की भी पंजी होती है। तो आप प्रमाण पत्र पंजी कुछ आप जमा करते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र जमा करते हैं, आय प्रमाण पत्र जमा करते हैं, या और भी कोई प्रमाण पत्र आप जमा करते हैं, तो ये सब जो है प्रमाण पत्र पंजी से संबंधित जो है आप इसको रख सकते हैं। तो दो टॉपिक हमारा हो गया, एक शुल्क से संबंधित और एक प्रमाण पत्र से संबंधित। अब है कि उपस्थिति से संबंधित एक पंजी आप रख सकते हैं कि उपस्थिति, छात्र उपस्थिति पंजी, शिक्षकों उपस्थिति पंजी, और नॉन टीचिंग स्टाफ का जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है वो भी एक होता है। कई बार नॉन टीचिंग स्टाफ के इतर भी हमारे यहाँ बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं कि स्वीपर है, माली है, गार्ड है, तो उनकी भी उपस्थिति पंजी होती है। कई बार जो कॉन्ट्रैक्ट के लोग हमारे यहाँ काम करते हैं तो उनके उपस्थिति की पंजी अलग होती है। तो कुल मिला के उपस्थिति पंजी में जितने भी हमारे मानव बल काम करते हैं उनकी उपस्थिति की पंजी अलग अलग होती है। शिक्षक की अलग होती है, नॉन टीचिंग की अलग होती है, कॉन्ट्रैक्ट की अलग होती है, और फिर गार्ड है, स्वीपर है, बहुत सारे और भी जो लोग हैं। तो इस तरह से कई बार कुछ एनजीओ के लोग भी हमारे यहाँ काम करते हैं, जैसे हमारे डाइट में हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया के लोग काम करते हैं, बिरला फाउंडेशन के लोग काम करते हैं। तो इस तरह से उन लोगों की भी एक पंजी होती है जो अपना रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उपस्थिति पंजी। अब जो है आप सरकारी योजना की पंजी कर सकते हैं कि सरकारी योजना कौन कौन चलता है। ये जो सरकारी योजना चलता है हमारे संस्थान में, स्कूल में, कॉलेज में, तो पहले हम स्कूल को लेते हैं कि स्कूल में साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, बस्ता योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना है, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, एमडीएम है ना, मिड डे मील योजना चलती है। तो बहुत सारा सरकारी योजना है। फिर जो है आगत पंजी होता है, निर्गत पंजी होता है, इस तरह से विजिटिंग रजिस्टर होता है, अतिथि पंजी होता है। तो कई पंजी इस तरह से होता है। फिर हमारे विद्यालय को चलाने के लिए बहुत समितियां होती हैं, तो समिति आप दे सकते हैं। तो जैसे प्रबंध समिति है, तो प्रबंध समिति में जो भी लोग होते हैं तो उसकी एक अलग पंजी होती है। आंतरिक समिति पंजी होता है, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव कमेटी का पंजी होता है। तो इस तरह से छात्रावास से संबंधित पंजी होता है।
तो बहुत सारे मतलब जो है ये जो प्रबंध समिति है वो जो समिति है उसका पंजी होता है। कई बार कॉलेज में देखेंगे आप कि वीमेन हरासमेंट कमेटी है कि अगर कोई फीमेल को कोई परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है, तो उसके लिए कमेटी है, उस वहाँ कंप्लेन करना पड़ता है। तो इस तरह से कई मतलब जो है कमेटियां होती हैं, कई समितियां होती हैं। जो समिति आप टॉपिक दे करके एक करते हैं, शिक्षा समिति एक अलग होता है, साफ सफाई समिति होता है, मीना मंच की एक पंजी अलग होगी, बाल संसद की पंजी अलग होगी। तो इस तरह से भवन निर्माण है ना, या भवन निर्माण या भवन रख रखाव पंजी, तो वो एक अलग होता है। तो कहने का मतलब है कि पंजी इतना होता है कि उसमें आपको एक बार मेमोराइज करना पड़ेगा, एक बार सूचीबद्ध करना पड़ेगा, उनसे अवगत होना पड़ेगा कि पंजी की जानकारी हमें होनी चाहिए। कहा जाता है कि टर्न द पेज एंड लर्न द लेसन। जो नए पदाधिकारी आते हैं तो वो पहले पंजी देखते हैं, दस्तावेज देखते हैं कि यहाँ की कार्य संस्कृति क्या रही है। तो कार्य संस्कृति का पता चलता है पंजी से कि यहाँ की कार्य संस्कृति क्या है। जैसे चेतना सत्र है, तो चेतना सत्र आयोजित करने के लिए भी कुछ समिति बनता है कि अमुक अमुक लोग चेतना सत्र के जिम्मेदार लोग होंगे और स्क्रूटनी करके चेतना सत्र कराएंगे। तो चेतना सत्र से संबंधित अलग पंजी होती है। मतलब जो है समय सारणी के लिए 2-3 लोग होते हैं, समय सारणी अलग होता है। अरेंजमेंट क्लास लगाने की पंजी होती है कि जो लोग नहीं हैं तो अरेंजमेंट क्लास लगाया जाता है। तो एवं प्रकार से वार्षिक प्लान रजिस्टर भी होता है कि वार्षिक योजना होती है कि हमारे संस्थान को पूरे वर्ष में क्या क्या अचीव करना है। ठीक है, तो इस तरह से वो वार्षिक प्लान रजिस्टर भी होता है, पंजी भी होता है, वार्षिक योजना पंजी कि पूरे वर्ष में कौन कौन से आयोजन होंगे, पीटीएम होना होगा, बैगले सैटरडे में क्या क्या होता है ना। कई बार कई जो है छात्र संघ का भी एसोसिएशन होता है, उनका भी एलुमिनाय होता है, तो उसका भी पंजी होता है। कई बार जो है मतलब ऐसा होता है कि हम शिक्षाविद को बुलाते हैं, हम प्लान कर लेते हैं और किसको किसको कब कब बुलाना है, कब किससे लेक्चर दिलाना है। तो एवं प्रकार से कई पंजियां होती हैं हमारे संस्थान में, और इन पंजी को आपको समझना चाहिए। तो हमने आपको कहा कि वित्त से संबंधित पंजी, शुल्क से संबंधित पंजी, योजना से संबंधित पंजी, समिति से संबंधित पंजी, और एक होता है विविध पंजी। कि विविध पंजी वो पंजी है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे भंडार पंजी, सामग्री पंजी, पुस्तकालय जो आपको कार्ड इशू किया जाता है ना, पुस्तक वितरण जो होता है, तो उसकी पंजी अलग होती है। लेबोरेटरी में भी कुछ सामान आप जो है यूज करते हैं या उसका मेंबर बनते हैं तो उसकी पंजी अलग होती है। आपको आई कार्ड मिलता है, उसका भी पंजी बनता है। तो बहुत सारी पंजियां होती हैं, उस पंजी को आपको समझना है, और पंजी से हमारे कार्य संस्कृति का पता चलता है, हमारी कार्य योजना का पता चलता है। और कोई आदमी हमारी पंजी को अगर उठा के देखे तो उसकी बारीकी का, उनके स्मार्टनेस का, या फिर लापरवाही का भी पता चल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि टर्न द पेज एंड लर्न द लेसन। तो आपने देखा कि विभिन्न प्रकार की पंजी आप मतलब इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं, जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आता है हमारा पंजी। जब हम देख लिए, तब हम देखते हैं अब चेतना सत्र कि दिन की शुरुआत जो है हमारी वो चेतना सत्र से होती है। और प्रभावी चेतना सत्र जो है, चेतना सत्र को हम कैसे प्रभावी चेतना सत्र बना सकते हैं। तो हमें लगता है कि चेतना सत्र जो है आपके ज्ञानार्जन की दैनिक शुरुआत मानी जाती है। दैनिक शुरुआत ज्ञानार्जन की चेतना सत्र ही है। तो इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि चेतना सत्र शुरू करने से पहले हम जहां चेतना सत्र शुरू करते हैं वहां साफ सफाई रखेंगे। स्टाफ है तो ठीक है, नहीं है तो बच्चों के माध्यम से या हम व्यवस्था करेंगे इसके लिए,
और वहाँ उस जगह को साफ सफाई रखेंगे। तो चेतना सत्र, चेतना सफाई का ध्यान रखेंगे हम। और फिर सफाई के बाद बच्चे को अलग अलग आकार में हम खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी सर्कुलर खड़ा करते हैं, कभी जो है रेक्टेंगुलर करते हैं, कभी सेमी सर्किल में खड़ा करते हैं, कभी कभी बहुत सुंदर सुंदर आकार में आप खड़ा करते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका है खड़े करने का बच्चों को कि सबसे छोटे को सबसे आगे और उससे बड़े को उनके पीछे, उनसे बड़े को उनके पीछे, इस तरह से हाइट वाइज बच्चे को हम पंक्तिबद्ध खड़ा करते हैं, पंक्ति लगाते हैं। तो ये थोड़ा सुंदर लगेगा। इसके बाद हम कुछ प्रेयर करने से पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ चेक करते हैं कि बच्चे जो हैं वो ड्रेस में है या नहीं। इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ड्रेस में आना चाहिए। ऐसे बच्चे को थोड़ा हम पनिश करते हैं। और बच्चे नहाकर आ रहे हैं कि नहीं, बच्चे मतलब जो है नाखून उनका कटा हुआ है कि नहीं, बाल कटा हुआ है कि नहीं, मुंह धो रहे हैं बच्चे रोज की नहीं, एवं प्रकार से आप उनके स्वच्छता पर फोकस कर सकते हैं। और फिर सावधान, विश्राम, दाएं मोड़, बाएं मोड़, पीछे मोड़, इस तरह से आप उनको ये भी कि सावधान की स्थिति में हमें कैसे खड़ा रहना चाहिए। जब राष्ट्रगान होने लगे तो सभी को सावधान की मुद्रा में हो जाना चाहिए। तो बहुत सारा एक कॉमन इंस्ट्रक्शन देते हैं। राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की बात भी हम करते हैं कि हमें सावधान होना चाहिए। अब है कि प्रेयर मतलब जो है असेंबली में हमें करना चाहिए। तो प्रेयर से शुरुआत हम करते हैं। तो प्रेयर में हमारा 6 दिन होता है वर्किंग डे। तो हम अलग अलग दिन अलग अलग प्रेयर करेंगे। कभी सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, कभी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमें दीजिए, कभी तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तो एवं प्रकार से आप जितना भी प्रेयर है, कई प्रेयर है, लगभग 15-20 प्रकार के प्रेयर हैं। तो आप अलग अलग सप्ताह अलग अलग प्रेयर करा सकते हैं। और जो प्रेयर आपको अच्छा लगे, जो सर्वग्राह्य हो, उनको आप हर दिन अलग अलग करवा सकते हैं। इसमें भाषा का भी आप ख्याल रख सकते हैं कि हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में आप किस में प्रेयर करवा रहे हैं। तो अलग अलग दिन अलग अलग प्रेयर के बाद आता है ओथ, ये प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना कि हम भारत के लोग इस तरह से वी द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, कई जगह उर्दू में भी करते हैं लोग। तो उसको इस तरह से प्रेयर के बाद जो है आप प्रस्तावना करवाएंगे। और इससे भी पहले कि प्रिंसिपल और सभी व्याख्याता या सभी शिक्षक जो मिडिल प्राइमरी में हैं, तो हेडमास्टर के साथ सभी असिस्टेंट टीचर उपस्थित रहेंगे, सभी उपस्थित रहेंगे। अगर प्राचार्य और सभी शिक्षक उपस्थित नहीं रहते हैं तो वो प्रेयर इफेक्टिव नहीं होगा, वो असेंबली इफेक्टिव नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा। वो इसीलिए कि वो महज कोरम पूरा होगा। इसलिए प्रिंसिपल को, सभी शिक्षक को और सभी छात्रों को समय से प्रेयर में उपस्थित रहना चाहिए, असेंबली में उपस्थित रहना चाहिए। अगर आप असेंबली में उपस्थित रहते हैं सभी लोग, तो वो प्रभावी चेतना सत्र होगा। अब है इसके बाद हम आपको विस्तार में बता रहे हैं। जितने बिंदु हम बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सब हर दिन शामिल ही हो। आपको चेतना सत्र के घटक, उसको हम कंपोनेंट भी इंग्लिश में कह सकते हैं, बता रहे हैं। और 20 से 25 मिनट एक आदर्श समय होता है चेतना सत्र का। उसको आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी एक टीचर को और प्रिंसिपल को रहती है। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसको घटा बढ़ा सकते हैं। बिहार गीत और बिहार गान, बिहार प्रार्थना और बिहार गीत, है ना। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ये आप मतलब जो है इसको आप ओथ के बाद ला सकते हैं, या आपको जैसे सुविधा हो इसको भी आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है चिंतन। चिंतन में हम कहेंगे कि शिक्षक की टीम होनी चाहिए। बारी बारी से शिक्षकों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि जो बच्चे प्रेयर में भाग ले रहे हैं वो एक रिहल सिहल दे टीचर के सामने पहले, और तब
चीज़ों को बता दे, तो ऐसा अगर करेंगे तो परफेक्शन के साथ वो जो है प्रेयर में भाग ले पाएंगे, असेंबली में भाग ले पाएंगे और अच्छा प्रस्तुति दे पाएंगे, अच्छी प्रस्तुति दे पाएंगे। तो इसलिए स्क्रूटनी किया जाना चाहिए कि चिंतन, ये कुछ इस तरह के छोटे वाक्य होने चाहिए और वाक्य ऐसा हो, इस तरह से हो कि मतलब जो है उसका प्रभाव पड़े कि दुनिया चेहरा देखती है, मैं चेहरे में दुनिया देखता हूं। मुस्कुराहट पर सभी फिदा होते हैं, जरूरी यह है कि कोई आंसुओं के भी रिश्तेदार हों। जो आप सोचते हैं वो ख्वाब है, जो है आपके पास वही लाजवाब है। तो मतलब कुछ इस तरह की बात आप करेंगे कि लोगों को प्रभाव पड़े कि जो पानी से नहाते हैं लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं इतिहास बदलते हैं। एक फकीर ने जिंदगी की क्या मिसाल दी, एक मुट्ठी धूल ली और हवा में उछाल दी। तो कहने का मतलब है कि आप जो है ऐसी वाक्य बोलेंगे, ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे कि उसका प्रभाव पड़े। ये होगा कैसे? एक टीचर अगर स्क्रूटनी करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, तब होगा। तो चिंतन का एक लिस्ट बनना चाहिए और जो भी प्रेयर, जो भी असेंबली में जो कंपोनेंट आता है उसका एक लिस्ट होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और अच्छे चीज़ों को का डॉक्यूमेंटेशन करके फिर छात्रों के बीच सर्कुलेट किया जाना चाहिए। और हम तो ये भी कहेंगे कि A4 साइज में या तो हाथ से लिखकर या टाइप करके ऐसे जगह पर टांग दिया जाना चाहिए जहां बच्चे एकत्र होते हैं। वाल मैगजीन का वो एक रूप भी लेगा और जिज्ञासु बच्चे उसे पलटकर पढ़ेंगे भी। तो एवं प्रकार से चेतना सत्र में चिंतन। अब आता है प्रेरक प्रसंग कि प्रेरक प्रसंग क्या है। कि प्रेरक प्रसंग ऐसी बात है जिससे आप इंस्पायर हो पाए, प्रेरित हो पाए। जैसे कोई आदमी भाषण देता है, भाषण देने की उसमें कला है, वो भाषण दे रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, लोग ताली बजा रहे हैं। कोई लोग सुनते हैं, तो जो सुनने वाले हैं वो अपना श्रुति विलास कर रहे हैं, सुनने का आनंद ले रहे हैं। तो बोलने वाला जो है वाणी विलास कर रहे हैं, सुनने वाला श्रुति विलास कर रहे हैं। लेकिन बीच में कुछ और भी लोग हैं जो अमल कर रहे हैं, जो बोलने और सुनने, बोलने वाले सुनने वाले दोनों से आगे हो जाते हैं। तो प्रेरक प्रसंग का मतलब है कि हम सनन करें, हम हृदय से लगाएं, चीजों को समझें, प्रेरणा लें, अमल करें। तो एवं प्रकार से आप देखते हैं कि प्रेरक प्रसंग जो है वो अमल करने का चीज है। तो प्रेरक प्रसंग अच्छा हो, बढ़िया हो, जिससे छात्र प्रेरित हों। प्रेरक प्रसंग के बाद आता है हमारा क्वेश्चनायर। ये क्वेश्चनायर जो है, प्रश्नावली जिसको कहते हैं, प्रश्नोत्तरी सभा भी कह सकते हैं, कि वो जो है क्लास वाइज जो पढ़ाई हो रही है वो विषय वस्तु को भी आप शामिल कर सकते हैं और आप जो है कुछ परमानेंट जीके को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। ये परमानेंट जीके क्या होता है कि ये बदलता नहीं है, या बदलता भी है तो कम बदलता है। जैसे राजधानी, कभी कभार किसी राज्य का या देश का राजधानी बदलता है। तो राजधानी अगर हम बच्चों के बीच क्वेश्चनायर के रूप में ले जाते हैं, पुस्तक लेखक क्वेश्चनायर के रूप में ले जाते हैं, है ना, तो ये बदलता कम है, विश्व में सबसे बड़ा सबसे छोटा, है ना। तो इस तरह से ले जाते हैं तो वो एक परमानेंट जीके में आता है। कभी कभी स्थानीय स्तर पर भी आप जो है स्थानीय इतिहास को भी आप ले सकते हैं कि आप जिस जिले में हैं उसका स्थानीय इतिहास क्या है, उसको भी जीके में शामिल कर सकते हैं। तो सभी बच्चे स्थानीय ज्ञान से अवगत हो पाएंगे। ठीक है। कभी कभी राज्य का इतिहास भी आप ले सकते हैं कि बिहार के बारे में विशिष्ट जानकारी। तो 100-200 प्रश्न बिहार के बारे में कि बिहार की विशिष्टता क्या है, यहाँ कौन कौन बड़े लोग हुए, महात्मा बुद्ध हुए, महावीर हुए, नालंदा है, बोध गया है, दरभंगा है, भागलपुर है, कौन चीज किसके लिए, बेगूसराय है, कौन किसके लिए फेमस है, क्या है ना। तो इस तरह से स्थानीय और क्षेत्रीय इतिहास भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं प्रश्नोत्तरी सभा में। और फिर लोकप्रिय नाम भी कर सकते हैं कि लोकप्रिय नाम क्या है, कि नेताजी किसे कहा जाता था, बापू किसे कहा जाता था, गुरुदेव किसे कहा जाता था। तो आविष्कार और आविष्कारक भी आप दे सकते हैं। तो
परमानेंट जीके का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि राज राजधानी से लेकर लोकप्रिय नाम से लेकर के पुस्तक, लेखक, आविष्कार और आविष्कारक एवं प्रकार से आप देखते हैं कि बहुत सारे चीज, कुछ युद्ध को आप ले सकते हैं कि ये युद्ध कब हुआ है ना, और किनके बीच हुआ, कौन विजेता रहे, इस प्रकार से भी कुछ इस तरह के इतिहास की बात, और सब विषय को भी, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, सभी को आप साइंस हो, सबको ये कर सकते हैं। तो एवं प्रकार से आप देखते हैं कि आप चेतना सत्र को प्रभावी चेतना सत्र कैसे बनाएंगे। तो प्रश्नोत्तरी सभा, अब है काव्य पाठ, कि काव्य पाठ जो है आप काव्य पाठ भी कराएंगे बच्चों से, तो काव्य पाठ भी एक कंपोनेंट है, उसमें भी है कि अच्छे कविता का मतलब जो है वो होना चाहिए कि काव्य पाठ में आप इंस्पायरिंग कविता को, बढ़िया कविता जो है, जो लोगों के लिए ज़्यादा है, जैसे आप ये कर सकते हैं कि चाह नहीं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, जैसे ये कर सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का है कि रेशमी कलम से भाग लेख लिखने वालों, तुम भी क्या अभाव से कभी ग्रस्त हो रोए हो, बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में तुम भी क्या कभी घर भर पेट बांध कर सोए हो। तो एवं प्रकार से अच्छी कविता जो कुछ वास्तविकता को भी प्रस्तुत करे आप दे सकते हैं। प्रभु ने तुमको करदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर दोष किसका है तुम ही को हो। तो आप कविता पाठ में लय, तारतम्यता, रिदम, इन सब चीजों को आप ध्यान देंगे और बच्चे में हेजिटेशन नहीं होगा, उनमें साहस डेवलप होगा, वो धैर्यवान बनेंगे और समय प्रबंधन का भी ख्याल रहेगा। तो काव्य पाठ भी होना चाहिए। और इसके बाद इनोवेटिव असेंबली के लिए आप कुछ ऐसा भी काम कर सकते हैं कि मुहावरा है, कि हम मुहावरा ऐसा करेंगे कि 20 मुहावरा हम लिख करके टीचर के माध्यम से अच्छे अच्छे मुहावरे और नोटिस बोर्ड पर चिपका दिए मंडे को, और हम ये बोल देंगे, बच्चों में अनाउंस कर देंगे कि इन 20 मुहावरों में से कोई भी 2 मुहावरा किसी भी बच्चे को बोलना है, और हम किसी भी बच्चे को असेंबली में पकड़कर माइक के पास लेके चले आएंगे। तो क्या होगा, ये इनोवेटिव हो जाएगा, नयापन हो जाएगा कि वो 20 मुहावरा 1000 बच्चा है तो वो सब याद कर लेगा, और आप 2 ही पूछ रहे हैं तो बच्चे उससे ज्यादा ही याद करेंगे। कहने का मतलब, अगर इस तरह का टैक्ट अपनाया जाता है, अंग्रेजी के प्रोवर्ब्स और आइडियम एंड फ्रेजेज इस तरह का दिया जाता है, तो बच्चे जो है वो याद करके सब तैयार रहेंगे। और बच्चों के द्वारा सुविचार, ये एक टैक्ट हुआ, बच्चों के द्वारा सुविचार, कि कोई शिक्षा भी की सीरीज हम चला देंगे कि उसके बारे उनकी क्या लेखनी है, उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी, उनका क्या देन है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, औरोबिंदो है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, गिजुभाई बधेका है, महात्मा गांधी हैं, अंबेडकर साहब हैं। कहने का मतलब जितना भी है ना, कुछ विदेशी जो शिक्षाविद हैं, जो दार्शनिक हैं, उनको भी मेरिया मोंटेसरी को ले सकते हैं, जॉन हॉट को ले सकते हैं, अरस्तु को ले सकते हैं, प्लेटो को, रूसो को, सुकरात को। तो उनकी जीवनी के बारे में 1 मिनट 2 मिनट बच्चों को आप ऐसा कर सकते हैं। शिक्षक का सुविचार, शिक्षक के द्वारा भी, शिक्षक हमेशा पढ़ते रहते हैं। हम बात करते हैं कि शिक्षक को बाय चॉइस होना चाहिए, बाय चांस नहीं। तो जो बाय चॉइस होते हैं वो हमेशा लिखते रहते हैं, डायरी लिखते रहते हैं, अच्छी चीज जहां पर है उसको नोट करते रहते हैं। उन्हें बच्चों के बीच आकर बताना चाहिए। मान लीजिए कि कोई रामायण पढ़ रहे हैं, कोई महाभारत पढ़ रहे हैं, कोई गीता पढ़ रहे हैं, कोई पुराण पढ़ रहे हैं, कोई कुरान पढ़ रहे हैं, कोई जेंदावेस्ता पढ़ रहे हैं, कोई गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर धार्मिक ग्रंथ शिक्षक पढ़ रहे हैं तो उसमें से भी जो नोट करने वाली बात है, जो नैतिक शिक्षा की बात है, उसको आप ला करके यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं, असेंबली में दे सकते हैं कभी कभार। और कई शिक्षक तो लेखक का और कवि के बारे में पढ़ते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कोई पढ़ते हैं, कोई महादेवी वर्मा, कोई पंत के बारे में, कोई निराला के बारे में, कोई वर्मा के बारे में, कोई अज्ञे के बारे में। तो आप जो पढ़ते हैं, कोई मैक्सिम गोर्की को पढ़ रहे हैं, कोई प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं, कोई फणीश्वरनाथ को पढ़ रहे हैं, कोई भिखारी ठाकुर को पढ़ रहे हैं, कोई विद्यापति को पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब आप क्षेत्रीय लोगों को भी पढ़ते रहते हैं, तो उनमें क्या विशेषता है, किन बातों पर उन्होंने किया है ना। कोई धार्मिक लोगों को पढ़ते हैं, कोई बुद्ध को पढ़ते हैं, कोई जैन को पढ़ते हैं, एवं प्रकार से
कोई नोबेल पुरस्कार विजेता को पढ़ते हैं, कोई ऑटोबायोग्राफी को पढ़ रहे होते हैं शिक्षक। तो शिक्षक को भी चाहिए कि उन्होंने जो कुछ पढ़ा है समय समय पर असेंबली में आकर के और वे जो है अपना कुछ न कुछ बच्चों के बीच बांटते रहें। और ऐसा अगर करेंगे, बांटते रहेंगे, तो हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा कर पाएंगे और हमारा चेतना सत्र जो है वो प्रभावी होगा। एक और बात है कि छोटे क्लास के बच्चे जहाँ प्राइमरी स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूल में जो लेख लिखने की बात पर आप कुछ इनोवेटिव काम कर सकते हैं। जैसे आप 5 जानवर ले लिए, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, कुछ पक्षी ले लिए, है ना, कुछ महापुरुष ले लिए। इस प्रकार से आप ले लेंगे और उसको 5-5 करके आप लिख करके नोटिस बोर्ड पर साट दीजिए और बच्चों को दे दीजिए क्लास वाइज कि आपको किसी को जानवर के बारे में, किसी को पक्षी के बारे में, किसी को महापुरुष के बारे में बोलना है। तो एवं प्रकार से बच्चे में लेखनी और साथ में बोलने का भी कला का विकास होगा। तो लिखने का भी विकास हो रहा है और बोलने का भी। तो बच्चे बोलेंगे आकर। इससे पहले हम ये भी कहेंगे कि आपको लिखना भी है। तो कोई गाय पर एक दिन सुना रहा है, कोई मतलब ऊंट पर सुना रहा है, कोई घोड़ा पर सुना रहा है, कोई हाथी पर सुना रहा है। तो एवं प्रकार से ऐसे टेक्निक को भी आप अपना सकते हैं और अपनाने के बाद जो है आप देखेंगे कि आपका चेतना सत्र जो है बहुत ही प्रभावी हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है। चेतना सत्र इतना महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप जो है अंत में ये आज का इतिहास भी आप लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आज का इतिहास, पोस्टर प्रतियोगिता भी कर सकते हैं आप। पोस्टर प्रतियोगिता आज के इतिहास के बारे में है कि आज के दिन कौन कौन सी घटनाएं हुई पूरे विश्व लेवल में, तो उसको आप दे सकते हैं। कभी शिक्षक दिवस रहता है, कभी महिला दिवस रहता है, कभी पृथ्वी दिवस रहता है, कभी बाल दिवस रहता है। तो एवं प्रकार से विभिन्न जो दिवस होते हैं उनके बारे में भी आप जो है पोस्टर बनाने के लिए बच्चों को कह सकते हैं कि वो पोस्टर बच्चे बना के लाएं। तो इसमें क्या होगा कि जो बच्चे ड्राइंग करते हैं, जो बच्चे पेंटिंग करते हैं, जो मतलब तस्वीर बनाते हैं, उनको भी मौका मिल जाएगा, उनको एक एक्सपोजर भी मिलेगा। तो इस तरह से वो पेंटिंग अपना ड्राइंग दिखाएंगे और दूसरे बच्चे भी इंस्पायर होंगे कि हम भी बना सकते हैं ऐसा, हमको भी रिकॉग्निशन मिले। तो इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेतना सत्र में न्यूज़ रीडिंग है। तो न्यूज़ रीडिंग जो है, जो आप समाचार वाचन का काम करते हैं, तो न्यूज़ रीडिंग में टीचर के द्वारा गाइडेड होना चाहिए कि कौन से न्यूज़ को लाना है ना, किस न्यूज़ को लाना है असेंबली में, किस न्यूज़ को नहीं लाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़ हैं, खेल से संबंधित है, ओलंपिक से संबंधित न्यूज़ है, शिक्षा से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है, बच्चों के लिए जो उपयोगी है ना, शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी चीज़ें हैं। तो एवं प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत मतलब जो है हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, आप किसी भी भाषा में जो है इसकी प्रस्तुति दे सकते हैं। तो इसमें कई बच्चे तो लगता है कि एकदम से जो है समाचार वाचन कर रहे हैं, जिस तरह से रेडियो पर वाचन होता है, टीवी पर वाचन हो रहा होता है। तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम एक अच्छे रीडर हैं, आप अच्छे पढ़ सकते हैं। तो समाचार पढ़ने का उसके लिए कुछ एक्शन होता है, गेस्चर होता है, पोस्चर होता है, उच्चारण के भी रिदम होता है, कहाँ कोमा है, कहाँ रुकना है, कहाँ फ्लुएंटली बोलना है, किसको किस तरह से बोलना है। आप पत्रकार को देखते होंगे कि पत्रकार लोग किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, आप समाचार वाचक को देखते होंगे कि कैसे वो पढ़ते हैं। तो एवं प्रकार से समाचार वाचन भी होना चाहिए। हम आपको बहुत सारे कंपोनेंट पर चर्चा कर रहे हैं, यह महज आपकी जानकारी के लिए है। जरूरी नहीं है कि सभी कंपोनेंट एक ही दिन आप जो है वो दें। हमको लगता है कि ऐसा अगर करेंगे आप तो 1-2 दिन करेंगे और फिर आप थक जाएंगे और इतना लंबा समय होगा कि फिर ऐसा होगा कि विकास के लिए ठोस कदम उठाए गए, कदम इतने ठोस थे कि उठे ही नहीं, कि आपको लगेगा कि ये सब हो गया अब खत्म। तो इसलिए जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, समय प्रबंधन के अनुसार आपको चलना चाहिए। और जितना भी हम कंपोनेंट बताए हैं, लास्ट में आप वंदे मातरम भी जोड़ सकते हैं। लास्ट में आप जो है राष्ट्रगान से समाप्त कर सकते हैं, जनगण मन से। तो ये कर सकते हैं। बीच में हम और भी कुछ कर सकते हैं, अभियान गीत, 100 में 70 आदमी
इस तरह से मतलब जो है आप दे सकते हैं, वी शैल ओवरकम समडे, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो अभियान गीत को भी आप शामिल कर सकते हैं। और केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, सैनिक सिमुलतला आवासीय विद्यालय सब है। तो इस सब में क्या होता है, विद्यालय प्लेज भी होता है, स्टूडेंट प्लेज भी होता है, क्योंकि विद्यालय जो है प्रतिज्ञा, छात्र प्रतिज्ञा इस तरह से भी होता है। तो आप देखते हैं कि एक आदर्श स्कूल के रूप में अगर हम स्थापित होना चाहते हैं तो हमें चेतना सत्र जो को प्राथमिकता देनी होगी और प्राचार्य सहित सभी शिक्षक को उपस्थित होना होगा, सभी छात्र छात्रा को उपस्थित होना होगा और समय उपस्थित होना होगा, पूरी तैयारी के साथ, स्वच्छता के साथ, रुचि लेकर। और कई बार तो साजबाज भी आप रखें कि ढोलक है, हारमोनियम है, नाल है, तबला है, बहुत बच्चे बजाना जानते हैं। बहुत शिक्षक जो म्यूजिक टीचर आपके होंगे वो इसमें आपका साथ देंगे। तो म्यूजिक टीचर की ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को सिखाएं और असेंबली में बच्चों के द्वारा भी करवाएं। कई बार आप माइक के माध्यम से, कई बार आप मोबाइल के माध्यम से बजा के प्रेयर कर सकते हैं, मतलब जो है ये कर सकते हैं। कई बार जो है बच्चे जो है अपने साजबाज के माध्यम से करेंगे और साउंड की व्यवस्था अगर हो तो वो बहुत ही अच्छा होगा। एवं प्रकार से हम देखते हैं कि चेतना सत्र जो है हमारे विद्यालय के लिए ज्ञानार्जन का प्रथम सत्र होता है और इसमें वैसे लोग भी ज्ञान का लाभ उठा पाते हैं जिनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। उसमें शिक्षक भी हो सकते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, उनको भी पता चलेगा कि समाचार वाचन में कि देश दुनिया में क्या हुआ आज। बहुत बच्चे जीके का ज्ञान लेंगे, छोटे बच्चे जो है सुनते सुनते सुन लेंगे, बहुत सारे सुनते सुनते उनको जो है उनके ज्ञान में समृद्धि आ जाएगी, संवर्धन हो जाएगा। तो एवं प्रकार से हम देखते हैं कि जो चेतना सत्र है हमारा वो बहुत ही मतलब जो है प्रभावी होना चाहिए और इसके लिए छात्र, शिक्षक, प्राचार्य, अभिभावक को भी ये हिदायत देनी चाहिए, ये निर्देश दिया जाना चाहिए कि बच्चे को समय पर स्कूल भेजें। और हमारा गणवेश जो हमारा ड्रेस है, जो हमारा पोशाक है, वो हमें बताता है कि हम किस स्कूल के छात्र हैं। एक ही रंग का पोशाक हो तो वो एक अनुशासन बताता है, एक प्रबंधन बताता है, कार्यशैली बताती है। तो आप देखते हैं कि चेतना सत्र जो है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और हमने आपको चेतना सत्र के बारे में, विभिन्न कंपोनेंट के बारे में बताया। हो सकता है कुछ छूट भी गया होगा, कई बार कुछ लोग अपनी रचना भी सुनाते हैं, बच्चे भी कवि मन होते हैं, कल्पनाशील होते हैं बच्चे, बहुत ही सृजनात्मक होते हैं। तो वो भी कुछ एक्टिविटीज भी होता है, समय समय पर अनाउंसमेंट भी होना चाहिए कि प्राचार्य के द्वारा कि क्या यहाँ परिवर्तन होना है, कोई क्लास में परिवर्तन होना है, कोई नए शिक्षक आए हैं, कोई हमारे विद्यालय के छात्र जो बड़े आदमी बन गए उनका असेंबली इंडोर्स हुआ है, या कोई बड़े शिक्षाविद आए हैं, कोई IAS IPS बन गया है, परिचित लोग वो आए हैं। तो असेंबली में जो है उसमें परिवर्तन भी होते रहता है समय समय पर। तो इस तरह से अवार्ड है, पुरस्कार है, कहीं किसी को जाना है, एक्सकर्शन में जाना है, किसी प्रतियोगिता में जाना है, स्कूल कम्प्लेक्स की कोई बात हो रही हो, विभिन्न करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात हो रही हो, तो असेंबली एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसी सत्र होती है जिसमें पूरे दिन क्या होना है उसकी लेखा जोखा होता है, उसके बारे में सूचना दी जाती है और बहुत से ज्ञानार्जन के कार्यक्रम होते हैं, म्यूजिक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सब लोग अप टू डेट रहते हैं, मन लगता है और ये चीज़ें प्रभावी हो जाती हैं, हम लोग प्रेरित हो जाते हैं एक दूसरे से और अच्छा लगता है। और हमारा विद्यालय जो है विद्यालय से आदर्श विद्यालय की ओर चल पड़ता है, हम भी आदर्श शिक्षक की ओर चल पड़ते हैं, हमारा बच्चा भी आदर्श विद्यार्थी बनने लगता है और हम बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो स्कूली असेसमेंट है वो समेटिव होती है। स्कूल बेस असेसमेंट जो होता है वो दो तरीके का होता है, कि एक होता है समेटिव, एक फॉर्मेटिव। तो हम फॉर्मेटिव असेंबली में जो है हम फॉर्मेटिव असेसमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फॉर्मेटिव को हम कहते हैं रचनात्मक आकलन, तो रचनात्मक पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कुल मिला के चेतना सत्र के बारे में मैंने आपको बताया। किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट और द असेंबली, किसी को?
अगर किसी का कोई प्रश्न हो या हमने आपदा प्रबंधन के बारे में भी बताया। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ, यस मैम। या नहीं तो फिर हम कंक्लूड करते हैं। किसी का प्रश्न हो तो? नहीं है। ओके, तो आज आपने देखा कि विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास के तहत हमने विद्यालय के घटक के बारे में और कार्य संस्कृति के बारे में पहले ही क्लास में बता दिया था। आज मुख्य रूप से हमने आपको चर्चा किया अनुशासन, समय प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और दस्तावेज के बारे में, विभिन्न दस्तावेजों के बारे में और फिर प्रभावी चेतना सत्र के बारे में। हमें लगता है कि यह बहुत ही आपके लिए उपयोगी है। वीडियो हम भेज देंगे ग्रुप में, आपको हस्तगत हो जाएगा और पीपीटी भी हम भेजने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को हस्तगत हो जाएगा। और माय इनोवेटिव टीचिंग एक साइट चैनल है, एजुकेशनल चैनल, उस पर भी आप इसको खोज सकते हैं। आदरणीय स्वधा मैम, अगर कोई क्वेरी हो? सर, मेरी तरफ से कोई क्वेरी नहीं है, बच्चों की ही क्वेरी आनी चाहिए। अगर फर्स्ट यूनिट में इन्होंने इतनी देर से और इतनी अच्छी बातें इन्होंने सीखी हैं, चेतना सत्र ये करते हैं और निरंतर करते हैं। विद्यालय पंजी में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो सर अभी हैं। सर ने आज 3 टॉपिक डील किया है, विद्यालय पंजीयन, चेतना सत्र और साथ ही आपदा प्रबंधन जी, और आपदा प्रबंधन के लिए विद्यालय में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो चेतना सत्र के बारे में सर ने आखिर तक डील किया है, तो वो आपको स्पष्ट ही है। लेकिन आपदा प्रबंधन और विद्यालय पंजी ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसमें अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछिए। कुछ भी टेक्निकल, आपका कैसे पेपर बनता है, आपका फायर प्रूफ का सर्टिफिकेट कैसे लगता है, कैसे विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए, ये तमाम तरह की चीजें आपने अपने कॉलेज में भी देखी है और आज के समय में स्कूलों में भी इन चीजों को पढ़ाया जा रहा है। आपदा प्रबंधन से संबंधित एक बात ऐड करना चाहेंगे कि विद्यालय में फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए और फर्स्ट एड के बारे में बच्चों को भी जानकारी होनी चाहिए, शिक्षकों को भी जानकारी होनी चाहिए। एक उसका एक यूनिट होना चाहिए, मतलब जो है फर्स्ट एड के बारे उनके लिए एक जिम्मेदार आदमी होना चाहिए। और कुछ चीज़ों को हमें जानना भी चाहिए कि कौन बुखार में कौन सी दवाई लगेगी, अगर हमारा कट गया कोई अंग तो उसमें क्या लगना है, सर फट गया तो हम कैसे करेंगे, किसी को कैसे टांग के ले जाना है, स्ट्रेचर कैसे बनाना है। तो बहुत सारी, सांप काट लिया तो हम तत्काल क्या करेंगे, हम बांध देते हैं या फिर उनके खून को खींच के बाहर करते हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ। तो फर्स्ट एड बॉक्स की भी आवश्यकता होती है। लगता है कोई प्रश्न करने आ रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल सर, फर्स्ट एड और आपदा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये रोजमर्रा में काम आता है। मतलब एक प्रकृति जनित आपदा है जिसके बारे में शायद सरकार व्यवस्था हर कोई इस विद्यालय के साथ होता है, बच्चों की सुरक्षा प्रायोरिटी होती है। लेकिन कुछ रोजमर्रा के दिन में बच्चा खेल रहा है, गिर गया, झूले पर गया, कहीं गया, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं और इसको फर्स्ट प्राइमरी लेवल पर प्राथमिक उपचार से कैसे शिक्षक रोक सकते हैं, ये भी विद्यालय प्रबंधन का बहुत बड़ा हिस्सा है। पीटीसी बंगरा से सर हैंड रेस्ड है, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। मैं पीटीसी बांग्ला से सर, whatever you taught us today was really beneficial for all of us. We understood it very well. But regarding I have a question that if we have the knowledge about medicine also, and if any child or any student gets problem, any type of problem like fever or anything, then can we give him medicine directly or should we call his parents? जी जी बिल्कुल। हाँ, आपके प्रश्न को मैं समझ गया। एक्चुअली हम लोग जो जानकारी रखते हैं वो अपने लिए रखते हैं,
कि अगर हमें मार्गदर्शक एडवाइजर उपलब्ध नहीं हो, डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो, मेंटर उपलब्ध नहीं हो, तो इन एडवर्स केस हम अपने स्तर से कर सकते हैं। लेकिन किसी को भी अगर हम डॉक्टर नहीं हैं, प्रैक्टिशनर नहीं हैं, हमें बहुत जानकारी नहीं है, तो किसी को भी सहयोग के रूप में कोई दवा दे देना अपने मन से, हो सकता है ये हमारे जन कल्याण की भावना हो, लेकिन हम कटघरे में भी खड़ा हो सकते हैं। मतलब हम पर लोग उंगली भी उठा सकते हैं कि आप तो डॉक्टर नहीं हो। हम ऐसी सलाह दे सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हम डायरेक्टली ऐसा अपने मन से जल्दी करने की कोशिश, जब कोई नहीं हो, लग रहा है कि लोगों का डेथ हो जाएगा कोई ये इस तरह से, तब हम कुछ कर सकते हैं, वो तो कोई भी लोग करेगा। लेकिन प्रयास ये हो कि हम जो जानते हैं या जो दवा हमारे पास है वो इसके लिए उपयोगी है, 100% हम श्योर हों तभी दें, नहीं तो ऐसे ही कि मतलब हमारी जानकारी जो है वो पूरी नहीं है तब नहीं देना चाहिए। और अगर आपके पास दवा हो या जानकारी भी हो तो बड़े लोगों से या अन्य लोगों से राय लेकर ऐसा करना चाहिए। अगर लोग उपस्थित नहीं हो और लगे कि इनका जान जा रहा है, जैसे कई बार जो है लोगों की सांस बंद हो जाती है, तो उनको हम क्या देते हैं, वो हम नाक फूंकते हैं या फिर चेस्ट पर ये करते हैं, पंप करते हैं। तो वो हम कब करते हैं, जब हमको लगता है कि ऐसे स्थिति में अब दूसरा कोई उपाय नहीं है, तब ऐसा करते हैं। तो हम जानकार हों, हमारे पास दवा भी हो, देने से पहले हम जरूर सोच लें कि हम कल्याण के बदले फेरा में न पड़ें। लेकिन जब कोई बच्ची का दांत लग जाता है, कोई बच्चे बेहोश हो जाते हैं, तो उस समय हम ये भी नहीं देखते हैं, लिंग भेद भी हम ख्याल नहीं करते हैं, हमें उनका पहले जान बचाना है। तो कई बार हम शिक्षक भी जा करके बच्चों का दांत छुड़ाते हैं, बच्चों को पानी मारते हैं, बच्चों को हॉस्पिटल ले जाते हैं या उपलब्ध दवा देते हैं। लेकिन उसके लिए भी जो फर्स्ट एड के जिम्मेदार लोग होते हैं, उनकी कुछ टीम होती है जिनको ट्रेनिंग दी जाती है कि हम नहीं रहे हैं तो आप इन चीज़ों को जानें। अगर आप जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं जान रहे हैं तो ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो मतलब पेरेंट्स को बुलाना चाहिए वो सब जरूरी नहीं है पेरेंट्स को बुलाना, इसलिए क्योंकि पेरेंट्स कभी आपके 50 किलोमीटर में होंगे, कभी 100 किलोमीटर में होंगे, कहीं फोन नहीं उठाएंगे, उस समय उनका जान बचाना जरूरी है। और ये हमारे विद्यालय परिवार की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, भाई बहन है। इसलिए जो कोई भी कभी कोई किसी की दुर्घटना हो गई, किसी का पैर टूट गया, किसी को सांप काट लिया, तो उस समय वो जामुन का पेड़ हो जाएगा तब कि मतलब जो है पदाधिकारी के दो, फिर आते आते आदमी मर गया और विभागीय कार्रवाई चल रही है, पहले उनका जान बचाना। जी बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम। डाइट किला घाट से एक बार माइक अनम्यूट हुआ था, शोर आ रहा था, इसलिए मैंने बंद किया। डाइट किला घाट कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? डाइट किला घाट, हाँ, पीटीसी रामपुर जलालपुर बोलिए। विकास कुमार पीटीसी रामपुर जलालपुर से बोलिए, पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल है चेतना सत्र के दौरान सर चप्पल जूता खोलना चाहिए कि नहीं? मैं अक्सर देखता हूँ कि सारे लोग चप्पल जूता ही पहने रहते हैं। ये आपका प्रश्न जो है एक्चुअली देखिए, चेतना सत्र आप करा कहाँ रहे हैं, ये मेरा ओपिनियन है। मैम भी हो सकता है क्लेरिफाई करें। अगर चेतना सत्र मैदान में करा रहे हैं, चेतना सत्र कुछ इस तरह के जगह में हो रहा है जहां जूता चप्पल खोलना वो सही नहीं होगा। मान लीजिए कि वो जगह सही नहीं है, मतलब आपको ठंड भी मार सकता है। तो चेतना सत्र के दौरान कई हमारे शिक्षक भी जूता चप्पल खोल लेते हैं, ये वो अपना अपना संस्कार होता है, लेकिन सब जगह खोलना उचित नहीं है हमारे ख्याल से। जैसे मान लीजिए कारपेट बिछा हुआ है, बड़ा सा हॉल है, तो चारों तरफ जूता खोल के रख के हम जूता खोल के ही चेतना सत्र में शामिल होंगे। लेकिन आप वेल ड्रेस हैं, जूता पहने हुए हैं, मैदान में हो रहा है या फिर वो कंपाउंड में हो रहा है,
फिर वहाँ जूता खोल करके, अभी ठंडी का मौसम है तो वहाँ पर हम प्रेयर में जाएं। प्रेयर में सिर्फ प्रेयर ही नहीं होता है, चेतना सत्र में वो प्रार्थना के समय प्रायः मतलब जो है लोग जूता खोलते हैं, लेकिन यहाँ प्रार्थना के अलावा बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिसमें आपको आधा घंटा 40 मिनट 25 मिनट का समय लगता है। तो हमको नहीं लगता है कि कंपलसरी होना चाहिए। आपकी श्रद्धा है तो आप जूता खोलकर जूता पर ही पैर रख सकते हैं। अगर हम जूता खोल लिए हैं, जूता पर ही पैर रख रहे हैं, तो फिर क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? तो ये श्रद्धा का भाव है, मतलब जो है ऐसा नहीं है कि जरूरी है इसको, ऐसा कुछ इस तरह का गाइडलाइन नहीं है, आप पहन के भी रह सकते हैं। अगर कारपेट है वहां पर जूता पहन के जाना अच्छा नहीं लगेगा आपको खुद। कई बार हम लोग घर में, एक बार देखिएगा कि किसी के घर में हम जूता चप्पल पहन के चले जाते हैं, और कई घर पहले से ही उनका घर ही बता रहा है कि जूता चप्पल खोल लो बाहर में। बहुत जगह ऐसा है, बहुत के घर का संस्कार ऐसा है कि 2 मंजिल पर फर्स्ट फ्लोर पर उनका आवास है, सारे जूता चप्पल नीचे में है, और उनके सीढ़ी से आप जाइएगा तो आपको जरा सा भी डस्ट पैर में नहीं महसूस होगा। और ऐसे जगह पर आप जूता पहन के घर में चले जाएंगे तो फिर अगला आदमी को अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी फीलिंग होगा कि हमें खोल लेना चाहिए। तो इसका हम सावधानी रखें कि कहाँ आप कर रहे हैं, कहाँ का क्या कल्चर है, उस कल्चर के अनुसार उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू जी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, आप म्यूट हैं। जी सर, डाट हाँ। किला घाट का तो सवाल अभी तक आया नहीं, मुझे लगता है वो शायद ऐसे ही माइक ऑन हो गया होगा। हाँ, गलती से हो गया होगा। हाँ सर, कक्षा का भी समय हो गया है। किसी और का कोई सवाल हो तो सर अभी आपके साथ हैं, आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम क्लास आज के लिए ओवर कर लेंगे। एक क्लास और, हाँ आदरणीय स्वधा मैम, एक क्लास और हमको चाहिए इस यूनिट में, वो मीना मंच। और सर आपको जितनी क्लास चाहिए हम उतनी क्लास देंगे आपको, जब तक लगता है आप संतुष्ट हो जाए कि अपनी तरफ से नहीं, एक क्लास, बस एक क्लास कक्षाएं चाहिए, और नेक्स्ट वीक में ही दे दें, उसके बाद हो सकता है हमको थोड़ा गैप लेंगे। यस मैम, जी बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, इस क्लास को यहीं से आदरणीय मैडम की इजाजत से समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी स्टूडेंट्स, क्लास इज ओवर फॉर द डे टुडे, वी मे लीव द क्लास नाउ। थैंक यू।